Hello everyone. I hope you all are doing very fine. So today आज हम एक एक्सपर्ट आप बोल सकते हैं गाइडेंस सेशन है सारे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्लिनिकल रिसर्च में करियर करने का सोचते हैं, लेकिन क्लिनिकल रिसर्च में एक्चुअली करियर करने के लिए क्या स्किल्स, क्या नॉलेज की जरूरत होती है, ये जानना उतना ही इम्पोर्टेंट है। साथ में इंटरव्यू प्रिपरेशन और यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट होती है, इसका स्कोप क्या है, इसके बारे में हम ऑलरेडी वीडियो में कई बार बता चुके हैं, लेकिन ये एक लाइव इंटरेक्शन है। और जैसे कि आप जानते हैं, वी हैव आवर ओन एकेडमी, ग्लोबल फार्मा एकेडमी, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ट्रेनिंग ऑफर करती है। तो उसी में क्लिनिकल रिसर्च के ट्रेनिंग के हमारे एक स्टूडेंट है जिनका नाम है राहुल शर्मा, एंड ही इज ज्वाइन एज ए क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर इन हॉस्पिटल। सो आज हम उसी के बारे में रिलेटेड इंफॉर्मेशन बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो मोस्टली जो आपके क्वेश्चन है वही हम पूछने की कोशिश करेंगे। सो आई वेलकम राहुल टू आवर this session. So thank you for joining. Yes. Thank you so much. Yes. तो आपका इंट्रोडक्शन दे सकते हैं आप? Yes, sir. So I am working as a clinical research coordinator in Fortis Amritsar, and I have done my graduation in biotechnology, and after that I have done a clinical research course from Global Pharma Academy, and currently, yes, sir, I am working as a CRC. CRC अभी आपने ज्वाइन किया है, तो क्लिनिकल रिसर्च में आपको क्यों करना था? एनी प्राइम रीजन बिहाइंड इट? यहाँ पे क्यों करियर करना था? Sir, actually back in 2020, sir, I was 22. Sir, actually I was looking for a position, sir, जहाँ पे मेरे को थोड़ा चैलेंजिंग कोई रोल हो इन द फील्ड ऑफ मेडिकल, सर। तो सर थोड़ी फील्ड्स मैंने एक्सप्लोर करी थी जहाँ पे थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस हो, थोड़ा सा साथ में थोड़ा चैलेंज भी, सर, हो जॉब में। So sir, already I was preparing for UPSC CDS in 2022. So सर मेरा माइंडसेट थोड़ा उस तरह का है, कि थोड़ा चैलेंजिंग पोजीशन में जाना है हमेशा। सो सर ऐसा था कि 2022 में मेरे को किसी ने रिकमेंड, मेरा फ्रेंड ही है, वो ऑलरेडी किसी CRC पोजीशन पे काम कर रहा था। एक्चुअली सर जब आफ्टर unfortunately not clearing the UPSC CDS examination, I was exploring some fields like medical coding, कंटेंट राइटिंग, क्लिनिकल रिसर्च। सो सर मैं लिंक्डइन पे बंदों से कनेक्ट करता था, उस दौर में, और दोस्तों से बात करता था। तो फॉर्चुनेटली मेरा एक दोस्त क्लिनिकल रिसर्च में ऑलरेडी सर काम कर रहा था उस वक्त। तो सर उसने मेरे को इंट्रोड्यूस करवाया इस फील्ड से कि रिसर्च की फील्ड है, इसमें आपको हॉस्पिटल एनवायरनमेंट देखने को मिलता है, डॉक्टरों से, अच्छे इन्वेस्टिगेटर से बात करने का मौका मिलता है। देन आप एथिक्स कमेटी में एक वैरायटी ऑफ पीपल से इंटरेक्ट करते हो, जहाँ पे 8-10 तरह के अलग अलग तरह के लोग वहाँ पे डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। तो सर ये सब देखते हुए मेरे को रोल अपने लिए ये फिट लगा, और देन आई डिसाइडेड टू गेट इनटू दिस फील्ड। सर आपने इसके लिए क्या प्रिपेयर किया? एज अ CRC बनना है तो इसके लिए आपको नॉलेज लेना उतना ही जरूरी है, स्किल्स जरूरी है, तो वो कैसे सीखा आपने? सर तो सर मैं बता रहा हूँ कि जैसे ही मेरा UPSC CDS नहीं हुआ था, तो और मैंने ये डिसीजन भी ले लिया था कि मैं क्लिनिकल रिसर्च में ही जाऊंगा। तो सर फर्स्टली तो मैंने गूगल से सर्च करना स्टार्ट करा है चीज़ों को, यूट्यूब से पढ़ना स्टार्ट करा है। आपके यूट्यूब चैनल से थोड़ी मेरे को नॉलेज मिली है स्टार्टिंग में। तो सर फाइनली फिर मैंने ये डिसीजन लिया कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कैसे पूरा किया जाए, लाइक आई एम एलिजिबल। क्योंकि इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी सर ये इंडस्ट्री ऐसी है कि रिसर्च इंडस्ट्री इज ऑलवेज स्मॉल इंडस्ट्री इन इंडिया ना, सो यू हैव टू बी दैट स्किल्ड पर्सन टू गेट इनटू दिस इंडस्ट्री। तो सर मेरे को फिर यही था कि क्या करें। तो सर मेरे फ्रेंड से बात हुई, हमने डिस्कशन करी। तो सर आप ग्लोबल फार्मा एकेडमी, आपके बारे में पता चला कि कोर्स कर सकते हैं, कोई ऐसा क्लिनिकल रिसर्च का कोर्स है। तो सर फिर कोर्स लिया। उससे सर कोर्स से मेरे को ये बेनिफिट हुआ है कि एटलीस्ट एज ए फ्रेशर आपको जितना क्लिनिकल रिसर्च के बारे में पता होना चाहिए वो सर मेरे को पता लगा। फॉर एग्जांपल क्लिनिकल रिसर्च में आपको क्या पता होना चाहिए, लाइक एथिक्स कमेटी कैसे वर्क करती है वो मेरे को पता चला है, GCP गाइडलाइंस क्या होती हैं वो मेरे को पता चला है। फॉर एग्जांपल क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री काम कैसे करती है वो हमने सीखा है उसमें। तो सर एज ए फ्रेशर ये सब स्किल्स जो ज़रूरी थी वो सीखी, और उसके अलावा कंपनीज के बारे में स्टडी करा जिनमें मैं जाना चाहता हूँ, वो क्या स्किल्स रिक्वायर, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किन स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, लाइक
इट इज नॉट अ स्मॉल फील्ड। अगर आप सीआरसी काम कर रहे हो तो यू हैव टू, आपको सब कुछ आना चाहिए सर। लाइक आप आईटी में हल्का फुल्का आना चाहिए आपको, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए। उसके अलावा आपको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में आप अच्छे होने चाहिए। उसके अलावा आपको रेगुलेशंस, गाइडलाइंस और ये सब, तो ये सब सर कोर्स ने हेल्प करी है, थोड़ा सर्च किया है, तो एक मिला के सर एक मैंने अपने नोट्स तैयार किए थे जिससे मैं पढ़ पाऊँ और इस इंटरव्यू को क्रैक कर पाऊँ सर। तो सर लाइक दिस आई गेट इनटू दिस फील्ड सर। ओके, तो जैसे आपने पूरा पहले प्रिपेयर किया, एलिजिबल बने आप एंड स्किल्स रिक्वायर्ड जो है बने, उसके Yes, बाद आपने जब जॉब सर्च करना आपने शुरू किया तब क्या चैलेंजेस आई थी और कैसे आपने उसमें ओवरकम किया? तो सर चैलेंजेस मैं यही बताना चाहूँगा कि लाइक मैंने पहले भी बताया कि क्लिनिकल रिसर्च या फिर रिसर्च इंडस्ट्री इन हॉल में बात करूँ इंडिया में, तो उतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। आप बात करेंगे एक पोजीशन की तो आपको उस पोजीशन पे लाइक नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स मिल जाएंगे, बट हाउ आप उसको अपने आप को उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए कैसे तैयार कर रहे हैं ये मैटर करता है सर। तो मैं जब सर्च कर रहा था तो लाइक एक्सेंचर, फोर्टिस या फिर आईक्यूबिया, लाइक किसी भी कंपनी की जब मैं पोस्ट सर्च करता था तो मैं लिंक्डइन या बाकी प्लेटफॉर्म्स पे वो डिमांड क्या कर रहे हैं ये जरूर सर्च करता था पहले कि लाइक व्हाट दे आर डिमांडिंग। तो सर अब जब मैंने इतनी सारी पोस्ट को स्टडी किया था तो एक कॉमन मैंने अपने लिए क्वेश्चंस निकाले थे कि मैं इन पे तो काम करूंगा ही करूंगा। लाइक एथिक्स कमेटी सबसे बड़ा क्लिनिकल रिसर्च में है, तो मैंने वो सॉर्ट आउट करके निकाला कि हाँ इस पे तो मेरे को पढ़ना ही है। उसके अलावा लाइक फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, फॉर एग्जांपल जब पोस्ट निकलती है तो वहाँ पे लिखा होता है कि दिस इज फेज 3 ट्रायल एंड यू आर रिक्वायर्ड दिस एंड दिस मच ऑफ एक्सपीरियंस। तो वो थोड़ा स्टडी करा, लाइक फेजेस के बारे में अच्छे से स्टडी करा बैठ के। उसके अलावा यू नो सर एज ए सीआरसी आपको सब कुछ करना पड़ता है। लाइक आई वाज मोस्ट इंटरेस्टेड इन द रोल ऑफ क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर एज एन इनिशियल फेज। और क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर में इनिशियली भी मेरे को एज ए ट्रेनिंग भी मिल जाता तो मैं ठीक था, बट करंटली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम वर्किंग इन फुल टाइम पोजीशन ऑफ कोऑर्डिनेटर, क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर। तो इसमें आपको सब कुछ ही करना पड़ता है। तो उसके अलावा सर मैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी पे काम कर रहा था, मेरे को वो भी स्ट्रॉन्ग करनी थी, क्योंकि अगर आप हॉस्पिटल में इंटरव्यू देने जाते हैं और यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ एन एमडी, तो he will have like bunch of questions from the medical background like what is efficacy, what is this and this, तो आपको वो भी पढ़ना पड़ेगा। तो सर इन हॉल आपकी जितनी अच्छी नॉलेज है मेडिकल टर्मिनोलॉजी के लेके, रेगुलेशंस को लेके, इंडियन रेगुलेशंस फॉर क्लिनिकल रिसर्च, जीसीपी इंटरनेशनल आईसीएच गाइडलाइंस फॉर क्लिनिकल रिसर्च, एनडीसीटी रूल्स के बारे में आप जितना जानते हैं, आप एमएस ऑफिस, एक्सेल और ये सब टूल्स में कितने स्किल्ड हैं, ये सब सर आपको इन हॉल मदद करेगा कि आप किस पोजीशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे सर अच्छे से किसी भी इंटरव्यू में। yes. तो आपने जब ये अप्लाई किया और आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली अभी, तो उसके लिए इंटरव्यू के लिए कितने राउंड्स आपने फेस किए और उसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या थे, वो बता सकते हैं? यस सर। तो सर एक्चुअली मेरा तो सर स्टार्टिंग ऐसे था कि इस इंडस्ट्री में ऐसा होता है ना कि सर आपको मौके बनाने पड़ते हैं अपने लिए। ऐसा नहीं है कि आपको लाइक कोई डायरेक्टली उठा के सीआरसी बना देगा, ऐसा नहीं होता। तो सर मैं जहाँ भी अप्लाई कर रहा था तो वहाँ से थोड़ा ऐसे बैकलैश ही आ रहा था कि यार नहीं हो रहा। तो सर फाइनली मैंने सोचा कि एज एन इंटर्न अप्लाई करके देखते हैं। तो सर करंटली मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ मैंने वहाँ पे एज एन इंटर्न अप्लाई कर दिया। और सर जब मैंने इंटर्न अप्लाई करा तो मैंने सोचा कि 6 महीने तो एज एन इंटर्न ही काम करना पड़ेगा। तो सर अनफॉर्चुनेटली मेरे को वहाँ पे कोई कुछ मिलना भी नहीं था, लाइक देयर वाज नो मनी ऑफर टू मी एज एन इंटर्न। बट सर तब भी लाइक मेरे को होता था कि मेरे को सीखना है, मेरे को चीज़ें सीखनी है, तभी तो मैं इंडस्ट्री में जा पाऊंगा कुछ। लाइक जब मैंने डिसीजन लिया था सर कि गवर्नमेंट से कॉर्पोरेट में शिफ्ट करना है, तो मेरे को एक चीज़ तो पता थी कि मेरे पास मार्केटेबल स्किल्स तो नहीं है अभी, वो मेरे को गेन करनी है किसी ना किसी तरीके से। तो सर वो मार्केटेबल स्किल्स को गेन करने के लिए मैंने खुद को पुश किया कि एज एन इंटर्न चलते हैं कहीं पे। तो सर मैं जितने भी लाइक व्यूअर्स अगर देखेंगे तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको पोजीशन नहीं मिल रही है तो इफ यू नो सम पर्सन इन द इंडस्ट्री, और अगर आपको वहाँ पे कुछ नहीं भी मिल रहा है खुद को पुश करो, एज एन इंटर्न अप्लाई करो, ताकि आपको एटलीस्ट स्टार्ट मिल जाए करियर का। तो सर मेरे साथ वही हुआ है। लाइक
जब मेरा एज एन इंटर्न इंटरव्यू हुआ उसमें तो एक ही राउंड होता है सिर्फ, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं होता, वो लाइक डायरेक्टली इट इज़ टेक्निकल राउंड, वो कुछ बैकग्राउंड का पूछते नहीं है। तो सर टचवुड जो कोर्स में आपने पढ़ाया था, जो मैंने अपनी तैयारी करी थी लाइक फ्रॉम गूगल, यूट्यूब, वट एवर सोर्सेज आई कुड हैव, तो सर उसमें मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा चला गया बाय चांस। तो सर फिर जब मैंने एज एन इंटर्न ज्वाइन करा तो लकीली सर मैंने कुछ दिन ही वहाँ पे काम करा और एक पोजीशन निकली सीआरसी की। तो सर मेरे को रेफर करा गया वहाँ पे कि हमारा कुछ कोई एक इंटर्न आया, ही इज वेरी पैशनेट एंड काम कर लेता है, एटलीस्ट वो काम कर लेता है। तो सर फिर मेरे सर फाइनली सर 4 राउंड हुए हैं इंटरव्यू के। उसके बाद फर्स्ट राउंड वाज विद एचआर राउंड एंड सेकंड वाज विद द मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ द हॉस्पिटल एंड थर्ड राउंड वाज द प्रीवियस सीआरसी, और जो भी वहाँ पे रिसर्च के बंदे थे उन्होंने लिया, एंड सर द फाइनल राउंड वाज विद द फैसिलिटी डायरेक्टर ऑफ द हॉस्पिटल। यस यस। तो इसमें जैसे कि आपने इंटरव्यू में क्रैक किया और वेरियस राउंड्स थे, लेकिन अब जब आप ज्वाइन करते हो और बेसिकली हम जब पढ़ते हैं जैसे इथिक्स कमेटी गाइडलाइंस होती है, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस है, ट्रायल्स है, लेकिन एक्चुअल आप फील्ड में वर्क कर रहे हैं तो उसमें क्या डिफरेंस है? आपको मतलब रेगुलरली आपको क्या क्या वर्क करना पड़ता है, एडिशनल नॉलेज आपको रेगुलरली क्या मिलती है, और उसमें थोड़े शुरुआत में तो आपको थोड़ी सी चैलेंज आई होगी, तो वो उसका एक्सपीरियंस कैसे? सर शुरुआत में मैं यही बताना चाहता हूँ कि लाइक जो हम पेपर पे पढ़ते हैं, जो बुक्स में पढ़ते हैं, वो एक्चुअली है नहीं वैसी सिचुएशन। लाइक आप ग्राउंड पे जाएंगे जब तो आपको पता चलेगा कि हम तो गाइडलाइंस में पढ़ रहे हैं कि इन्वेस्टिगेटर हैव द यू नो अल्टीमेट चार्ज ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल एट द साइट, अगर मैं बात करूं, और स्पॉन्सर के पास तो सेंट्रल चार्ज है ही है किसी भी स्टडी का। लेकिन सर अगर मैं बात करूं एज ए कोऑर्डिनेटर, यू हैव टू टेक द अल्टीमेट चार्ज ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल एट द साइट एज ए कोऑर्डिनेटर। तो सर आप आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं एज ए कोऑर्डिनेटर, आप अकाउंटेबल हैं उस क्लिनिकल ट्रायल में। लाइक मैं बात करूं तो इंडिया में सर लाइक इन्वेस्टिगेटर बेसिकली एक एमबीबीएस एमडी लेवल का बंदा होता है जिसको क्लिनिकल ट्रायल के बारे में कोई प्रीवियस नॉलेज है। बट दिक्कत क्या है कि इंडिया में सर पेशेंट पूल और डॉक्टर के पास टाइमिंग की इतनी कमी है कि वो इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। सो वो आप पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं एज ए कोऑर्डिनेटर, रिसर्च कोऑर्डिनेटर। आपको उनको रिपोर्ट करना पड़ता है टाइम टू टाइम। आपको you have to be very well versed with the protocol of the any clinical trial। अगर कोई भी क्लिनिकल ट्रायल आता है तो इन्वेस्टिगेटर के बराबर आपको उस प्रोटोकॉल की नॉलेज होनी चाहिए। लाइक ऐसा नहीं है कि आप स्किप कर देंगे और बार बार इन्वेस्टिगेटर से पूछेंगे, उनके पास इतना टाइम नहीं है। आपको उस प्रोटोकॉल का लाइक पॉइंट सब कुछ पता होना चाहिए, एक एक चीज पता होनी चाहिए ताकि उस ट्रायल को सक्सेसफुली सर रन कर पाए। सर ये कुछ है एक लाइक चैलेंजेस इस रोल में। प्लस एथिक्स कमेटी कोऑर्डिनेटर सर कहीं पे होते हैं कहीं पे नहीं होते। तो एज ए सीआरसी आपको एथिक्स कमेटी का काम भी देखना है, तो हम तो सर यहाँ पे एथिक्स कमेटी का काम भी देखते हैं। तो इन द सेंस ऐसा है कि आपको एक एक रेगुलेशन, एक एक गाइडलाइन का पता होना चाहिए अगर आप एथिक्स कमेटी का काम देख रहे हैं। कल को कोई भी इंस्पेक्शन होती है तो यू आर द पर्सन हु विल बी आस्क्ड कि this document is missing and why it is missing। So good documentation is practice, good documentation practice is also a very big part and big challenge for the CRC sir। तो सर ये कुछ एक चैलेंजेस हैं, और भी सर जब हम ग्राउंड पे काम करते हैं तो लाइक देयर आर मैनी चैलेंजेस। आप रोज कुछ नई चीज सीखते हैं इस क्लिनिकल सर्च के फील्ड में। आपको ऐसा नहीं है कि सेट गाइडलाइंस हैं, अगर मान लो एनडीसीटी रूल्स में अगर कुछ सेट लिखा है तो वो सिचुएशन उसी हिसाब से होगी, वो डिफरेंटली भी आपके सामने आ सकती है। तो आपको उस वक्त क्या डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस करना है, आपको उस वक्त क्या उसको किस चैलेंज से देखना है, वो मैटर करता है आप पे। आप कितना आप में डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैं वो मैटर करती हैं। अगर आपके पास अच्छी डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैं और आप लोगों को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं तो आप चीज़ें करेंगे खुद से, आपको बार बार किसी पूछने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं फिर बताना चाहूंगा कि एज ए सीआरसी जब आप साइट पे काम करते हैं तो यू आर अकाउंटेबल फॉर क्लिनिकल ट्रायल, नॉट इन्वेस्टिगेटर। आपसे बार बार सबसे इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, आपको ही करना पड़ेगा। यस ओके, तो इसका मतलब ये है कि आपको पूरा डॉक्यूमेंटेशन, रेगुलेशन, गाइडलाइंस, इसका ऑलरेडी इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ट्रायल्स के रिलेटेड आपको जानकारी होनी चाहिए। यस, उसके लिए आपको कोई ट्रेनिंग मिली थी या कंपनी देती है या आपको डायरेक्टली ऑन जॉब ही होता है? सर कंपनी ट्रेनिंग देती है, इन द सेंस ऐसा नहीं है कि कंपनी आपको सीधा उतार देती है। कंपनी आपसे पूछती है कि आपको क्या क्या आता है क्या नहीं आता है। तो आप
अपनी स्किल्स को, अपनी नॉलेज को उनको बता सकते हैं कि मेरे को ये आता है, ये नहीं आता है, तो इन जो आपको नहीं आता है वो आपको सिखाएंगे। तो सर ये वो मैं ये भी बताना चाहूँगा, इस फील्ड का प्लस पॉइंट ये है कि आपको ऐसा नहीं है कि आपको कुछ आता नहीं है तो आपको अगले दिन निकाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये ग्रोइंग फील्ड है, इसमें लोगों को एक्चुअली नहीं पता होता कि फॉर पर्टिकुलर ट्रायल क्या रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल कोई ऑन्को का ट्रायल आ जाता है तो उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है, फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जर्वेशनल स्टडी है उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है। सो पीपल कीप आस्किंग यू कि क्या आपको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, नहीं है, तो आप यस या नो में आंसर दे सकते हैं। अगर आप उतने एफिशिएंट हैं कि मैं काम कर पाऊंगा तो ठीक है, अगर नहीं तो आप दे सकते हैं। तो सर मेरे को ऑफर था वैसे, मेरी कंपनी की काफ़ी हॉस्पिटल्स हैं, तो मेरे को ऑफर था कि ऑलरेडी जहाँ पे ट्रायल चल रहे हैं आपको वहाँ पे भेज सकते हैं। बट सर फॉर्चुनेटली मैं इतना पढ़ के गया था और इतना वो सब था कि मैं वहाँ पे काम कर पाया एटलीस्ट। और इनिशियली मेरे को ऑब्जर्वेशनल स्टडीज मिली, तो मेरे को ये था कि उतनी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं, बस इन फ्यूचर मैं जा सकता हूँ। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि हाँ मेरे को ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, तो इट इज़ नॉट कि वो नहीं भेजेंगे। तो यहाँ पे ट्रेनिंग का प्रोसीजर भी है सर, देते हैं ट्रेनिंग, ऐसी बात नहीं। तो बेसिकली आपका जो वर्क है वो हॉस्पिटल में, आपका लोकेशन हॉस्पिटल में ही है, ऑन साइट आप फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? यस सर, ऑन साइट फिजिकली प्रेजेंट होता हूँ सर। यस सर। ठीक है, तो अभी आप वेल वर्स हो चुके हैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से और रेगुलर वर्क फ्लो से। बट अगर देखा जाए इसका स्कोप एंड फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज, तो आप कैसे सोचते हैं आगे जाके आपका क्या प्लान है और क्या कैसे स्कोप है क्लिनिकल रिसर्च में एज ए सीआरसी के बाद? सर एज ए सीआरसी के बाद मैं ये कहूंगा कि इनिशियली तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मैंने पहले बात करी कि आपको इंडस्ट्री में घुसना है, आप किसी भी तरीके से घुसिए, एज ए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से घुसो, एज ए फुल टाइम पोजीशन घुसो, बट यू हैव टू गेट इनटू द इंडस्ट्री बाय एनी चांस। आपको करना ही है वो सब। सर आप जब एक बार इंडस्ट्री में आ जाते हैं तो उसके बाद जो हम अभी प्लान्स अपने लाइफ में बना रहे हैं, या और भी कोऑर्डिनेटर से मैं टच में हूँ, तो वो हमारे यही प्लान है कि हम कितनी स्टडीज कर पाते हैं अपनी साइट पे। हमारा सर सीवी डिसाइड होता है उससे कि आपने कितनी स्टडीज करी हुई है अपनी साइट पे। अगर मैं एक ओंको की, दो कार्डियो की, एक न्यूरो की और इतनी स्टडीज अगर शो करता हूँ, तो सामने वाली कंपनी को भी पता है कि ही इज वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन। तो सर आपको सबसे पहले तो कोशिश करनी है कि अगर आप अच्छे इन्वायरमेंट में हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडीज कंडक्ट कर पाएँ। स्टडी आना ही सबसे बड़ा काम नहीं होता, स्टडीज को होल्ड करना भी सबसे बड़ा काम होता है, स्टडीज को कंप्लीट करवाना सबसे बड़ा काम होता है। तो वो अगर आप करवा पाते हैं तो उससे आपका सीवी डिसाइड होता है। उसके बाद आप डिफरेंट बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका सीवी इसी चीज़ से अगेन डिसाइड होगा कि आपने कितनी स्टडीज कर रखी हैं इन पास्ट, आपके पास एथिक्स मीडिया कितना एक्सपीरियंस है, आप कितने पैशनेट है क्लिनिकल रिसर्च को लेके, आपके पास कंप्यूटर और बेसिक नॉलेज कितनी ज़्यादा है, वो भी एक मैटर करती है। बिकॉज दिस इज वेरी वास्ट फील्ड सर, आपको सब कुछ ही करना पड़ेगा एट द साइट। आप आईटी का भी अच्छा काम कर लेते हैं, आप लोगों से कम्युनिकेशन भी अच्छी कर लेते हैं, जब पार्टिसिपेंट्स आते हैं तो आपको कंसेंटिंग भी करनी है उनकी। सो आपकी कम्युनिकेशन भी अच्छी होनी चाहिए, वो भी एक मैटर है। तो आप कम्युनिकेशन भी अच्छी कर लेते हैं, आप डॉक्टर से अच्छी बात कर लेते हैं बिकॉज आपकी मेडिकल टर्मिनोलॉजी अच्छी है, तो आप डॉक्टर से अच्छी बात करते हैं। तो उसके अलावा आपको की डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, आप वो भी कर लेते हैं। तो सर एक वास्ट फील्ड है, आपको सब कुछ ही सीखने को मिलेगा। आप एक बार एंटर करिए आपको पता लग जाएगा, सब कुछ सीखने को मिल रहा है। तो उसके बाद मैं जब ये बता रहा हूँ, जब आप ये सब कर लेंगे उसके बाद आप डिफरेंट कंपनी में अप्लाई करिए, आपका सीवी अच्छा होगा तो आपको जूनियर सीआरए या सीनियर सीआरए के रोल्स अप्लाई हो सकते हैं, ऑफर हो सकते हैं। आप कई तो सर ऐसे भी करते हैं सीआरसी से सीटीए भी अप्लाई कर रहे हैं, क्लिनिकल ट्रायल असिस्टेंट भी अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी बड़ी है और आपको वहां से सीख के आप 5-6 महीने में, हो सकता है 1 साल में आपको प्रमोट कर दिया जाए एज ए सीआरए। तो वो भी एक मेथड है, वो भी आप कर सकते हैं। बट कई लोग सीआरसी से सीआरए ही प्रेफर करते हैं ज़्यादातर। तो उसके लिए जो मैंने बताया कि आपको अच्छे ट्रायल्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए और वो सब स्किल्स जो मैं एक्सप्लेन करी वो होनी चाहिए। उसके अलावा सर अल्टीमेट गोल तो सबका प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है यहाँ पे तो सर हमारा भी वही है। सो इन फ्यूचर होप सो सर गुड कुछ कर पाए सर। यस डेफिनेटली आप ऐसे अपडेटेड रहोगे और पूरा फील्ड का नॉलेज अगर आपको होता है ना एक्सपीरियंस के साथ, वो ऑटोमेटिकली बढ़ता भी है। सो योर डेडिकेशन, योर नॉलेज एंड कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, एवरीथिंग मैटर्स। जब आप एक अच्छे पोजीशन में जाते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी होती है। सो इफ यू आर एबल टू बियर दिस, डेफिनेटली यू कैन अचीव इट एज वेल।
Yes, yes, sir. Yes. So Yes, Rahul, yes. thank you. And one last tip, अगर आप कोई फ्रेशर्स को देना चाहोगे जो एज अ सीआरसी या क्लिनिकल रिसर्च में जॉब करना चाहता है, तो क्या टिप्स देना चाहोगे आज के करंट सिचुएशन में? सर करंट सिचुएशन में मैं यही टिप देना चाहूंगा कि आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, सैचुरेशन तो आ चुकी है। लाइक आप एक पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं, आपको वहाँ पे कई लोग मिलते हैं खड़े हुए जो सेम पोजीशन में आना चाहते हैं, तो सर आपको वो स्किल्स कमानी पड़ेंगी। आपको वो मार्केटेबल स्किल्स अगर आपके पास हैं, आप तभी इंडस्ट्री में घुस पाएंगे। आप ऐसा नहीं है कि आपके पास एक एलिजिबिलिटी आ गई है तो यू आर लाइक कि आप गो थ्रू कर जाएंगे। तो आपको उन स्किल्स को गेन करने के लिए नॉलेज भी गेन करनी पड़ेगी। आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जो मैंने आपके थ्रू पूरा करा था कोर्स के थ्रू, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा अगर आपको, मैं ये कहना चाहता हूँ सबको कि एक बार आप इंडस्ट्री में एंटर करने की कोशिश करिए। इनिशियली पैसे मत देखो, इनिशियली ये देखो कि आप इंडस्ट्री में एंटर कैसे करते हैं। सर जैसे मैंने एंटर करा था तो मेरे को तो 1 रुपए भी नहीं मिल रहे थे एज ए ट्रेनी, एज ए इंटर्न, बट मैंने ये नहीं सोचा था। मेरे को ये था कि मेरे को स्किल्स गेन करनी है इनिशियली 5-6 महीने। जब मैं स्किल्स गेन कर लूंगा तो आई विल, मैं इतना तो कॉन्फिडेंट था कि मैं एक अच्छी पोजीशन को गेन कर पाऊंगा आफ्टर 5 और 6 मंथ ऑफ ट्रेनिंग एंड गेटिंग गुड स्किल्स, है ना, इन दिस फील्ड। तो वही था कि सर 5-6 महीने तो मैंने अच्छी स्किल्स गेन करनी थी वहाँ पे। बट फॉर्चुनेटली अगेन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे को एक महीने के अंदर अंदर कॉल आ गया था कि यू आर फिट फॉर द सीआरसी रोल एंड इंटरव्यू के लिए आ जाओ यहाँ पे। सो सर वही है कि आपका पैशन मैटर करेगा। आपका आप कितने इस चीज़ को लेके पैशनेट है ये मैटर करेगा। आप कितनी स्किल्स को गेन करने के लिए पैशनेट है, फॉर एग्जांपल फॉर दैट रोल। और आप उस पोजीशन के बारे में कितना स्टडी करते हैं जिसमें आप घुसना चाहते हैं, जिसमें आप एंटर करना चाहते हैं। उस पोजीशन को काफ़ी आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो सर यही मेरी टिप्स हैं फ्रेशर्स के लिए कि उस पोजीशन जिसमें आप एंटर करना चाहते हैं उस पोजीशन को स्टडी करिए। आपको इनिशियली पैसे नहीं भी मिल रहे हैं, आप तब भी एंटर करो एज ए स्किल्स गेन करने के लिए। देन सर अप्लाई करो बिकॉज सैचुरेशन है, वो समझने की बात है कि सैचुरेशन में बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं। जब तक आपके पास स्किल्स नहीं है तब तक आप एंटर नहीं कर पाएंगे। Yes. Thank you, Rahul, for this brief guiding. और हमारे कई सारे व्यूअर्स को बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर आउट हुए होंगे बिकॉज एज एन इंडस्ट्री पर्सन मीन्स जब इंडस्ट्री में ज्वाइन और स्टूडेंट फेज दोनों भी राहुल ने देखी है, तो आई होप इसका एक्सपीरियंस आपको डेफिनेटली बेनिफिशियल रहेगा. Okay, so thank you for this session. Thank you for attending this and for your honest review and your broad knowledge as well. So I ended with this session. So ऐसे ही continuous session हम channel पे लेके आएंगे और बने रहिए हमारे साथ. Like if you like this video, like this video, and then don't forget to subscribe and share this to all the students जो आपके friends, colleagues जो clinical research में career करना चाहते हैं. Thank you.